बेबाक और सच्ची खबरों की बात बुलंद। नमस्कार साथियों, मैं जगदीश खट्टिक डी लाइव न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज 31 अक्टूबर और कल 1 अक्टूबर हमारे वागड़ अंचल के लिए एक विशेष होने वाला है, क्योंकि एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज अहमदाबाद से उदयपुर अप और डाउन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इस अंचल के व्यापारियों के आवागमन व माल ढुलाई आसान करके व्यापार में मुनाफा बढ़ाने का अवसर देंगे। वहीं कल ऐतिहासिक महत्व रखने वाले मानगढ़ धाम को एक नई पहचान देकर सनातन संस्कृति प्रेमियों को अपने अस्तित्व पर गर्व करने का भी अवसर प्रदान करने वाले हैं। इसे विशेष मौके पर भाजपा नेताओं का पहुंचना स्वाभाविक हो जाता है और इसी क्रम में मोदी और योगी के चहेते कहे जाने वाले जनप्रिय नेता मदन दिलावर से हमारी एक खास मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने अपने अंदाज में स्पष्ट संदेश देते हुए अपना वो पार्टी का रुख साफ कर दिया है। भाजपा के कद्दावर नेता और रामगंज मंडी कोटा से विधायक मदन दिलावर ने कांग्रेस व सत्ता व व्यक्तिगत स्वार्थ के लोक में चाटुकारिता कर रहे हिंदुओं को आड़े हाथों लिया है। आइए देखते हैं एक खास मुलाकात। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, राम राम। हमारे डूंगरपुर के लिए और डी लाइव न्यूज़ के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि मदन दिलावर जी, जो कि कोटा रामगंज मंडी से विधायक हैं और भाजपा के प्रदेश महामंत्री हैं, बहुत बड़ा दायित्व रखते हैं, दलित वर्ग का एक बहुत बड़ा चेहरा माने जाते हैं। मोदी जी के भव्य कार्यक्रम मानगढ़ में होने वाले एक तारीख के कार्यक्रम में जाते हुए हमको समय दिया, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, पूरे डूंगरपुर के लिए सौभाग्य की बात है। हम थोड़ा 2 मिनट के लिए रूबरू होंगे मदन जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डी लाइव न्यूज़ में। सर, बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में सुनी, आप इतना सक्रिय रहते हैं सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक में तो बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन मैं शुरुआत थोड़ा अलग ढंग से करना चाहता हूँ। आपके बारे में सर, इतना सादा जीवन और उच्च विचार जितना प्रसिद्ध है, आपने बहुत सारे संकल्प लिए। एक बहुत छोटी सी बारीकी से हमने नोटिस किया कि आप कभी माला नहीं पहनते सर, उसके पीछे की क्या कहानी? मैंने 1990 में 2 संकल्प लिए थे। जब तक अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण नहीं हो जाएगा, जब तक भी माला नहीं पहनेंगे। दूसरा संकल्प था मेरा कि जब तक इस देश से, यानी जो देश का भाग काश्मीर है, वहाँ धारा 370 लागू, वो जब तक समाप्त नहीं हो जाएगी जी, तब तक मैं बिस्तर पर शयन नहीं करूँगा, यानी सोऊंगा नहीं। भगवान की कृपा से धारा 370 समाप्त हो गई। अब मैं सामान्य बिस्तर का उपयोग करता हूँ। अभी भगवान राम का मंदिर भी बनना प्रारंभ हो गया है जी, लेकिन पूरा नहीं हुआ है। तो जब तक भगवान का मंदिर बनकर पूरा नहीं हो जाएगा और भगवान उस भव्य मंदिर में नहीं विराज जाएंगे, तब तक अभी मेरा संकल्प जारी है। सर, आप जिस तरह से दृढ़ संकल्पित, हम नहीं मतलब पूरा राजस्थान आपको जानता है, बहुत दृढ़ संकल्पित हैं। आपकी एक चर्चा में आया था कि आप ब्रजभूमि को लेकर के भी कुछ एक बड़ा संकल्प लेने वाले हैं या लिया है शायद, उसके बारे में थोड़ा बताएं सर। देखो, राजस्थान का अलवर जिला है और कुछ भरतपुर का भाग है। ये मेवात क्षेत्र कहलाता है। हालांकि दूसरे प्रदेशों का भी कुछ भाग है, लेकिन क्योंकि मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, तो मैंने उस क्षेत्र का अध्ययन किया है। संभवतः 1987 में कांग्रेस सरकार ने इसको मेवात क्षेत्र घोषित कर दिया और मेवात विकास बोर्ड बना दिया और आधार ये माना कि मुस्लिमों की ज्यादा जनसंख्या है। वो सारा क्षेत्र भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का क्षेत्र है। वहां खेले हैं, कूदे हैं, उन्होंने कई लीलाएं की हैं और उस समय के वहां कुएं हैं, बावड़ियां हैं, अनेक ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जो संरक्षित रहना चाहिए था। पुरातत्व महत्व
बुद्ध के बहुत सारे चिन्ह हैं, उन सबको वहां के लोगों ने मिला दिया है। वहां जो लोग रहते हैं, जो भगवान कृष्ण के मानने वाले हैं, भगवान राम को मानने वाले हैं, भारत माता को मानते हैं, अपने देश को देश मानते हैं, ऐसे अधिकांश लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लिया है, उनको भगा दिया है। उनकी माँ बहनों के साथ गाजर मूली के साथ जैसा व्यवहार करते हैं व्यवहार किया गया। कई मंदिरों में तो मस्जिदें बना दी गई। कुछ लोग मंदिर जो बच्चे से पूजा करते हैं, घंटी बजाते हैं, आरती करते हैं, उनके साथ मारपीट होती है। गाय को काट कर खा जाना सामान्य बात है, कई बार पकड़े जाते हैं। कि लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि वर्तमान सरकार जो कांग्रेस की है, उनको संरक्षण देती है। माताओं बहनों के तो छोटे छोटे बच्चों को तो ऐसे उठा के ले जाते हैं, जैसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं। मुझे बहुत कष्ट हुआ। मैंने कश्मीर के बारे में सुना था और मैंने कश्मीर फाइल एक पिक्चर भी देखी। मैं कह सकता हूं कि उससे भी ज्यादा कोई अन्याय हो रहा है तो मेवात क्षेत्र है, जिसको ब्रज क्षेत्र के नाम से जाना जाता था पहले। जब तक वो मेवात क्षेत्र ब्रज क्षेत्र नहीं हो जाता, तब तक मैंने पुनः संकल्प लिया है कि तब तक मैं वापस बेड पर नहीं सोऊंगा, बिस्तर पर नहीं सोऊंगा, यानी नीचे ही दरी चटाई बिछा करके ही अपना समय गुजारूंगा। ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। सर, आपका व्यक्तित्व तो वास्तव में हम सबके लिए प्रेरणादायक है, ना सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र के लिए बल्कि जो आम जनमानस है वो भी हम लोगों को, हमारे जैसे लोगों को प्रेरणा देता है। लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि कांग्रेस के संरक्षण में ये ऐसी चीजें फल फूल रही हैं, तो 2023 में आम चुनाव आने वाले हैं और जो राजस्थान का इतिहास रहा है, हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, तो एक बहुत बड़ा अवसर भी है और इनके कृत्य तो हमारे सामने ही हैं। तो 2023 के आम चुनावों को लेकर के पार्टी की क्या रणनीति है, अगर आप उस पर प्रकाश डाल पाए। देखो, 2023 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और स्पष्ट बहुमत से जीतेगी। और मेरा आकलन है कि 180 प्लस होगा। और तब सरकार को मेरा प्रस्ताव रहेगा, ये मैंने संकल्प लिया हुआ है कि मेवात क्षेत्र को वापस ब्रज क्षेत्र घोषित किया जाए और जो पूर्व की भांति जो वहां कृष्ण की लीलाओं के अवशेष बचे थे, जो पुरातत्व महत्व के स्थान हैं, उनका वापस पुनरुद्धार हो। और जिन लोगों की जमीनों पर कब्जा किया है, मंदिरों को डाहा या अपवित्र किया है, वापस पूर्व की स्थिति में आए। और मुझे पूरी आशा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो तक उस समय के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल होगा, मेरी बात को स्वीकार करेगा। ऐसा मेरा मानना है। हम भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है, 5 साल ही तैयार करता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां कभी देश के विरुद्ध नहीं रही, आतंकवादियों के साथ नहीं रही। हमने कभी भगवान राम और कृष्ण का अपमान नहीं किया, भारत माता को गाली नहीं दी, आतंकवादियों को पूजा नहीं, सैनिकों को पत्थर मार मार के उनको हताहत नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रीय विचारों की पार्टी रही, देश भक्ति का पोषण करने वाली पार्टी रही। और इसलिए आपने देखा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी, जो हमारे स्वच्छ नेता है, वो जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से राजस्थान के मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल भी उनके पदचिन्हों पर चलता हुआ आगे बढ़ेगा। और मैं कह सकता हूं, भाजपा पार्टी की सरकार आने के बाद अब मेरे जीवन काल में तो कम से कम नहीं बदलेगी, वही रहेगी, बीजेपी ही सत्ता में रहेगी। जी,
सर, चाहे हम वक्फ बोर्ड की बात करें, चाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करें, चाहे ये मदरसों के लिए अतिरिक्त फंड का आवंटन जैसा मुद्दा हो, या फिर अभी जातिगत राजनीति का फैलाव हो, राजनीति में जब कांग्रेस का नाम जहां भी आता है, जहां पे अपनी सत्ता जमा पाते हैं, तो इनका ऐसा खेल शुरू हो जाता है। अभी अपने राजस्थान में भी बहुत सारा जातिगत भेदभाव बढ़ चुका है, सामाजिक उथल पुथल बहुत स्तर तक बढ़ा हुआ है। जैसे आपने बताया कि हमारी भाजपा की सरकार बनने वाली है, तो अगर भाजपा की सरकार बनती है तो उस सामाजिक उथल पुथल को संभालने के लिए, सामाजिक समरसता को उठाने के लिए क्या कुछ करने के विचार हैं? देखो, अभी आपने वक्फ बोर्ड का नाम लिया है, वक्फ एक्ट भी बना हुआ है। वक्फ एक्ट में 1995 में संशोधन हुई, 2013 में संशोधन हुई और 2011 में एक सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उसका एक प्रस्ताव था। वो था सांप्रदायिक हिंसा लक्षित अधिनियम 2011 जी। मैं उसके बारे में बात करूंगा, पहले मैं आपको वक्फ एक्ट के बारे में बात करता हूं। वक्फ एक्ट ये है कि देश की सारी जमीनों को हत्या कर हम शांति दूतों को सौंप दें, यानी मैं ये कह सकता हूं, देश के विरोध में काम करने वालों को सौंप दें, ताकि उन पर, देश की अधिकांश जमीनों पर उनका कब्जा हो। और इसलिए संशोधन लाया गया। उसमें क्या है, इस्लाम का मानने वाला कहीं भी धार्मिक या सामाजिक गतिविधियां कर लेता है तो जमीन उनकी हो जाती है, चाहे वह नमाज पढ़ ले, चाहे वह ऊर्स भरवा दे, चाहे वो अन्य काम कोई भी कर ले, शादी ब्याह वहां कर ले, तो जमीन उसमें हो जाएगी और वो उनके एक रजिस्टर से नोट कर लेंगे और उस रजिस्टर में नोट करने के बाद यदि कोई ऑब्जेक्शन करता है तो उसका कब्जा यदि कोई नहीं देता है, करता है, तो कलेक्टर को ये अधिकार दिए गए वक्फ बोर्ड अधिनियम में कि कलेक्टर उसको खाली करवा के देगा। उसके लिए किसी कोर्ट में नहीं जा सकते आप, जो कानून में प्रावधान किया है कांग्रेस ने, कोर्ट में नहीं जा सकते, वो ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा और ट्रिब्यूनल में भी सब सदस्य मुस्लिम होंगे, जैसे एक आईएएस अफसर होगा, एक जुडिशियल अफसर होगा, एक कोई जनप्रतिनिधि होगा, ऐसे कुछ लोग और हैं। वो साथ ये कानून में प्रावधान ला दिया है, यानी देश को तोड़ने का षड्यंत्र इस कांग्रेस ने कर दिया है, यानी हिंदुओं को चकनाचूर करने का, उनको अपमानित करने का, उनकी संपत्ति लूटने का पूरा षड्यंत्र कर दिया है। यानी ये कह सकता हूं दूसरी भाषा में कि देश को तोड़ने की पूरी तैयारी यदि कर रही है तो कांग्रेस कर रही है, जिसने प्लान बनाया था 2013 में, जाते जाते कि ये प्रावधान कर रही है। मैं समझता हूं कि ये जो इन्होंने संशोधन किया था बहुत सोच समझ कर किया, सोच समझ कर ये कहा, ये किया कि ये तो हमको परमानेंट वोट हो जाएंगे और फिर हम तो जनसंख्या नियंत्रण कानून तो ला ही नहीं रहे। उस समय कांग्रेस ने सोचा ये लगातार संख्या बढ़ेगी, हमारा लागू, इसलिए वोट पाने के लिए देश को तोड़ने का षड्यंत्र कांग्रेस ने और रच दिया था। पहले तो तोड़ा ही था। अब मैं आता हूं सांप्रदायिक हिंसा लक्षित अधिनियम 2011, वो सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कमेटी में उसने बनाया है। वो क्या है, यदि एक झगड़ा हो जाता है, दंगा हो जाता है और उसमें कोई हिंदू भी मर जाता है तो मुसलमान दोषी नहीं होगा, उसमें हिंदू ही दोषी माना जाएगा। दंगे के तहत महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाता कर देते हैं मुस्लिम, तो उसमें मुस्लिम दोषी नहीं हुआ, उसमें महिला ही, हिंदू महिला ही अपराधी होगी। ऐसे अनेक प्रावधान किए, यानी कुछ भी अपराध कर देगा
तो मुस्लिम दोषी नहीं, वो केवल हिंदू दोषी होगा। ऐसा एक कानून लाने का षड्यंत्र चल रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, संघ, बजरंग दल, अन्य भी जितने देशभक्त संगठन हैं, उनके विरोध के कारण ये ला नहीं पाए। और इनका दुर्भाग्य कहूं, हमारा सौभाग्य कहूं कि वो सरकार की चली गई। अन्यथा ये सोच रहे थे कि ऐसा कानून लाने के बाद हम तो अजर-अमर हो जाएंगे और जो ये राष्ट्रवादी ताकतें चकनाचूर हो जाएगी, कि नाम नहीं लेगी राष्ट्रता का। इसलिए इस देश को कुचलने का जो षड्यंत्र चल रहा था वो नाकाम हो गया है। अभी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भारत को तोड़ने वाले लोग, देश के दुश्मन, जिन्होंने बांग्लादेश की 3 बीघा जमीन बेच दी है, जिन्होंने धारा 370 का लगातार समर्थन किया और हटाने पर कहा कि हम चीन से मिलकर के धारा 370 वापस लाएंगे, ऐसे लोग यात्रा करें कि हम भारत छोड़ेंगे। ये कॉमेडी है। सर, आपने बहुत सही चीज कही और इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। दूसरी चीज है कि जब वक्फ बोर्ड या वक्फ एक्ट कांग्रेस लेकर के आती है, या फिर कांग्रेस ये लक्षित दंगा निरोधी कानून लेकर के आती है, तो साफ साफ दिख रहा है कि इसमें हिंदू ही घिरेगा। अब मेरा सवाल पे आता हूं कि जब इतना सब कुछ साफ आंखों से, खुली आंखों से दिख रहा है, उसके बावजूद बहुत सारे हिंदू कांग्रेस को अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखो, वो सोए हुए, उनकी आंखें बंद है, स्वार्थी, लोभी, देश से उनको कोई लेना देना नहीं, केवल सत्ता की लालच में चिपकी हुई है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, निवेदन भी करना चाहता हूं कि समय रहते समझ जाइए, इस भारत माता के साथ धोखाधड़ी ना करें, नहीं तो इस भारत माता पर ज्वालामुखी भी आती है, ज्वाला भाटा भी आता है, भूकंप भी आता है और ये सब सर्वनाश कर देंगे। इसलिए ज्यादा दिनों की कांग्रेस अब नहीं है और इस देश पर अब अधिक दिनों तक गद्दारी नहीं चल सकती कि भारत माता स्वयं इसको अपने पे संभाल करके समाप्त कर देगी। जी सर, आज की मुलाकात का एक आखिरी सवाल लेकर के मैं आपसे वो करूंगा कि जैसे राजस्थान की बात करें या पूरे देश की बात करें, अंग्रेजों के समय में डिवाइड एंड रूल था, वही पॉलिसी कांग्रेस ने लागू करी, जातिगत भेदभाव ला करके और आपस में लड़ा दिया, उसी का फायदा लेते रहे और राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। अब दुर्भाग्य कहें या जो भी कहें, लेकिन राजस्थान में भी ये बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो जहां पे जातिगत राजनीति बहुत ज्यादा है और आप एक दलित चेहरा और बड़ा चेहरा हैं, तो आने वाले आम चुनाव में आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूं और जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है उसको मैं उसी तरह से बढ़ाने का प्रयास करूंगा जिस प्रकार से भगवान राम लंका जाना चाहते थे और नल नील एक रास्ता बनाया था, उसमें गिलहरी का भी योगदान था। उसी प्रकार का मेरा भी योगदान भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने में रहेगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों को अभी हमने मुलाकात कराई मदन दिलावर जी से, जो रामगंज मंडी कोटा से विधायक हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निष्पक्ष, बेबाक और सच्ची खबरों की बात, बुलंद। नमस्कार साथियों, मैं जगदीश खट्टिक डी लाइव न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज 31 अक्टूबर और कल 1 अक्टूबर हमारे बागड़ अंचल के लिए एक विशेष होने वाला है, क्योंकि एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज अहमदाबाद से उदयपुर अप और डाउन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इस अंचल के व्यापारियों के आवागमन व माल ढुलाई आसान करके व्यापार में मुनाफा बढ़ाने का अवसर देंगे। वहीं कल ऐतिहासिक महत्व रखने वाले मानगढ़ धाम को एक नई पहचान देकर सनातन संस्कृति
प्रेमियों को अपने अस्तित्व पर गर्व करने का भी अवसर प्रदान करने वाले हैं। ऐसे विशेष मौके पर भाजपा नेताओं का पहुंचना स्वाभाविक हो जाता है और इसी क्रम में मोदी और योगी के चहेते कहे जाने वाले जनप्रिय नेता मदन दिलावर से हमारी एक खास मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने अपने अंदाज में स्पष्ट संदेश देते हुए अपना व पार्टी का रुख साफ कर दिया है। भाजपा के कद्दावर नेता व रामगंज मंडी कोटा से विधायक मदन दिलावर ने कांग्रेस व सत्ता व व्यक्तिगत स्वार्थ के लोक में चाटुकारिता कर रहे हिंदुओं को आड़े हाथों लिया है। आइए देखते हैं एक खास मुलाकात। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, राम राम। हमारे डूंगरपुर के लिए और डी लाइव न्यूज़ के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि मदन दिलावर जी जो कि कोटा रामगंज मंडी से विधायक हैं और भाजपा के प्रदेश महामंत्री हैं, बहुत बड़ा दायित्व रखते हैं, दलित वर्ग का एक बहुत बड़ा चेहरा माने जाते हैं। मोदी जी के भव्य कार्यक्रम मानगढ़ में होने वाले एक तारीख के कार्यक्रम में जाते हुए हमको समय दिया, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, पूरे डूंगरपुर के लिए सौभाग्य की बात है। हम थोड़ा 2 मिनट के लिए रूबरू होंगे मदन जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डी लाइव न्यूज़ में। सर, बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में सुनी, आप इतना सक्रिय रहते हैं सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक में तो बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन मैं शुरुआत थोड़ा अलग ढंग से करना चाहता हूँ। आपके बारे में सर इतना सादा जीवन और उच्च विचार जितना प्रसिद्ध है, आपने बहुत सारे संकल्प लिए। एक बहुत छोटी सी बारीकी से हमने नोटिस किया कि आप कभी माला नहीं पहनते सर, उसके पीछे की क्या कहानी? मैंने 1990 में 2 संकल्प लिए थे। जब तक अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण नहीं हो जाएगा, जब तक भी माला नहीं पहनेंगे। दूसरा संकल्प था मेरा कि जब तक इस देश से, यानी जो देश का भाग काश्मीर है, वहाँ धारा 370 लागू है, तो जब तक समाप्त नहीं हो जाएगी जी, तब तक मैं बिस्तर पर शयन नहीं करूँगा, नहीं सोऊंगा। भगवान की कृपा से धारा 370 समाप्त हो गई। अब मैं सामान्य बिस्तर का उपयोग करता हूँ। अब भगवान राम का मंदिर ही बनना प्रारंभ हो गया है जी, लेकिन पूरा नहीं हुआ है। तो जब तक भगवान का मंदिर बनकर पूरा नहीं हो जाएगा और भगवान उस भव्य मंदिर में नहीं विराज जाएंगे, तब तक अभी मेरा संकल्प जारी है। सर, आप जिस तरह से दृढ़ संकल्पित, हम नहीं पूरी मतलब पूरा राजस्थान आपको जानता है, बहुत दृढ़ संकल्पित हैं। आपकी एक चर्चा में आया था कि आप ब्रजभूमि को लेकर के भी कुछ एक बड़ा संकल्प लेने वाले हैं या लिया है शायद, उसके बारे में थोड़ा बताएं सर। देखो, राजस्थान का अलवर जिला है और कुछ भरतपुर का भाग है। ये मेवात क्षेत्र कहलाता है। हालांकि दूसरे प्रदेशों का भी कुछ भाग है, लेकिन क्योंकि मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, तो मैंने उस क्षेत्र का अध्ययन किया है। संभवतः 1987 में कांग्रेस सरकार ने इसको मेवात क्षेत्र घोषित कर दिया और मेवात विकास बोर्ड बना दिया और आधार ये माना कि मुस्लिमों की ज्यादा जनसंख्या है। वो सारा का सारा क्षेत्र भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का क्षेत्र है। वहां खेले हैं, कूदे हैं, उन्होंने कई लीलाएं की हैं और उस समय के वहां कुएं हैं, बावड़ियां हैं, अनेक ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जो संरक्षित रहना चाहिए। पुरातत्व महत्व के बहुत सारे चिन्ह हैं, उन सबको वहां के लोगों ने मिला दिया है। वहां जो लोग रहते हैं, जो भगवान कृष्ण के मानने वाले हैं, भगवान राम को मानने वाले हैं, भारत माता को मानते हैं, अपने देश को देश मानते हैं, ऐसे अधिकांश लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लिया है, उनको भगा दिया है। उनकी माँ बहनों के साथ गाजर मूली के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसा किया गया। कई मंदिरों में तो मस्जिदें बना दी गई। कुछ लोग मंदिर जो बच्चे से पूजा करते हैं, घंटी बजाते हैं, आरती करते हैं,
उनके साथ मारपीट होती है। गाय को काट कर खा जाना सामान्य बात है, कई बार पकड़े जाते हैं कि, लेकिन दुर्भाग्य है हमारा वर्तमान सरकार जो कांग्रेस की है उनको संरक्षण देती है। माताओं बहनों के तो छोटे छोटे बच्चों को तो ऐसे उठा के ले जाते हैं, जैसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं। मुझे बहुत कष्ट हुआ। मैंने कश्मीर के बारे में सुना था और मैंने कश्मीर फाइल एक पिक्चर भी देखी। मैं कह सकता हूं कि उससे भी ज्यादा कोई अन्याय हो रहा है तो मेवात क्षेत्र है, जिसको ब्रज क्षेत्र के नाम से जाना जाता था पहले। जब तक वो मेवात क्षेत्र ब्रज क्षेत्र नहीं हो जाता तब तक मैंने पुनः संकल्प लिया है कि तब तक मैं वापस बेड पर नहीं सोऊंगा, बिस्तर पर नहीं सोऊंगा, यानी नीचे ही दरी चटाई बिछा करके ही अपना समय गुजारूंगा, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। सर, आपका व्यक्तित्व तो वास्तव में हम सबके लिए प्रेरणादायक है, ना सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र के लिए बल्कि जो आम जनमानस है वो भी हम लोगों को, हमारे जैसे लोगों को प्रेरणा देता है। लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि कांग्रेस के संरक्षण में ये ऐसी चीजें फल फूल रही हैं, तो 2023 में आम चुनाव आने वाले हैं और जो राजस्थान का इतिहास रहा है, हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, तो एक बहुत बड़ा अवसर भी है और इनके कृत्य तो हमारे सामने ही हैं। तो 2023 के आम चुनावों को लेकर के पार्टी की क्या रणनीति है, अगर आप उस पर प्रकाश डाल पाए। देखो, 2023 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और स्पष्ट बहुमत से जीतेगी और मेरा आकलन है कि 180 प्लस होगा और तब सरकार को मेरा प्रस्ताव रहेगा, ये मैंने संकल्प लिया हुआ है कि मेवात क्षेत्र को वापस ब्रज क्षेत्र घोषित किया जाए और जो पूर्व की भांति जो वहां कृष्ण की लीलाओं के अवशेष बचे थे, जो पुरातत्व महत्व के स्थान हैं, उनका वापस पुनरुद्धार हो और जिन लोगों की जमीन पर कब्जा किया है, मंदिरों को डाहा है, अपवित्र किया है, वापस पूर्व की स्थिति में आए। और मुझे पूरी आशा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो तक उस समय के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल होगा मेरी बात को स्वीकार करेगा, ऐसा मेरा मानना है। हम भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है, 5 साल ही तैयार रहता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां कभी देश के विरुद्ध नहीं रही, आतंकवादियों के साथ नहीं रही। हमने कभी भगवान राम और कृष्ण का अपमान नहीं किया, भारत माता को गाली नहीं दी, आतंकवादियों को पूजा नहीं, सैनिकों को पत्थर मार मार के हताहत नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रीय विचारों की पार्टी रही, देश भक्ति का पोषण करने वाली पार्टी रही और इसलिए आपने देखा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र सिंह मोदी जो हमारे स्वच्छ नेता है, वो जिस प्रकार से काम कर रहे हैं उसी प्रकार से राजस्थान के मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल भी उनके पदचिन्हों पर चलता हुआ आगे बढ़ेगा। और मैं कह सकता हूं भाजपा पार्टी की सरकार आने के बाद अब मेरे जीवन काल में तो कम से कम नहीं बदलेगी, वही रहेगी, बीजेपी ही सत्ता में रहेगी। जी सर, चाहे हम वक्फ बोर्ड की बात करें, चाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करें, चाहे ये मदरसों के लिए अतिरिक्त फंड का आवंटन जैसा मुद्दा हो, या फिर अभी जातिगत राजनीति का फैलाव हो, राजनीति में जब कांग्रेस का नाम जहां भी आता है, जहां भी अपनी सत्ता जमा पाते हैं, तो इनका ऐसा खेल शुरू हो जाता है। अभी अपने राजस्थान में भी बहुत सारा जातिगत भेदभाव बढ़ चुका है, सामाजिक उथल पुथल बहुत स्तर तक बढ़ा हुआ है। जैसे आपने बताया कि हमारी भाजपा की सरकार बनने वाली है, तो अगर भाजपा की सरकार बनती है तो उस सामाजिक उथल पुथल को संभालने के लिए, सामाजिक समरसता को उठाने के लिए क्या कुछ करने के विचार हैं?
देखो, अभी आपने वक्फ बोर्ड का नाम लिया है। वक्फ एक्ट भी बना हुआ है। वक्फ एक्ट में 1995 में संशोधन हुई, 2013 में संशोधन हुई और 2011 में एक सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उसका एक प्रस्ताव था। वो था सांप्रदायिक हिंसा लक्षित अधिनियम 2011 जी। मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा, पहले मैं आपको वक्फ एक्ट के बारे में बात करता हूं। वक्फ एक्ट ये है कि देश की सारी जमीनों को हत्या कर हम शांति दूतों को सौंप दें, यानी मैं ये कह सकता हूं, देश के विरोध में काम करने वालों को सौंप दें ताकि उन पर, देश की अधिकांश जमीनों पर उनका कब्जा हो। और इसलिए संशोधन लाए गए। उसमें क्या है, इस्लाम का मानने वाला कहीं भी धार्मिक या सामाजिक गतिविधियां कर लेता है तो जमीन उनकी हो जाती है, चाहे वह नमाज पढ़ ले, चाहे वह ऊर्स भरवा दे, चाहे वो अन्य काम कोई भी कर ले, शादी ब्याह वहां कर ले, तो जमीन उसमें हो जाएगी और वो उनके एक रजिस्टर से नोट कर लेंगे और उस रजिस्टर में नोट करने के बाद यदि कोई ऑब्जेक्शन करता है तो वो उसका कब्जा यदि कोई नहीं देता है करता है तो कलेक्टर को ये अधिकार दिए हैं वक्फ बोर्ड अधिनियम में कि कलेक्टर उसको खाली करवा के देगा। उसके लिए किसी कोर्ट में नहीं जा सकते आप, जो कानून में प्रावधान किया है कांग्रेस ने, कोर्ट में नहीं जा सकते, वो ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा और ट्रिब्यूनल में भी सब सदस्य मुस्लिम होंगे, जैसे एक आईएएस अफसर होगा, एक जुडिशियल अफसर होगा, एक कोई जनप्रतिनिधि होगा, ऐसे कुछ लोग और हैं। वो साथ कानून में प्रावधान ला दिया है, यानी देश को तोड़ने का षड्यंत्र इस कांग्रेस ने कर दिया है, यानी हिंदुओं को चकनाचूर करने का, उनको अपमानित करने का, उनकी संपत्ति लूटने का पूरा षड्यंत्र कर दिया है। यानी ये कह सकता हूं दूसरी भाषा में कि देश को तोड़ने की पूरी तैयारी यदि कर रही है तो कांग्रेस कर रही है, जिसने प्लान बनाया था 2013 में, जाते जाते कि ये प्रावधान करेंगे। मैं समझता हूं कि ये जो इन्होंने संशोधन किया था बहुत सोच समझ कर किया, सोच समझ कर ये कहा, ये किया कि ये तो हमको परमानेंट वोट हो जाएंगे और फिर हम तो जनसंख्या नियंत्रण कानून तो ला ही नहीं रहे। उस समय कांग्रेस ने सोचा ये लगातार संख्या बढ़ेगी, हमारा लागू, इसलिए वोट पाने के लिए देश को तोड़ने का षड्यंत्र कांग्रेस ने और रच दिया था। पहले तो तोड़ा ही था। अब मैं आता हूं सांप्रदायिक हिंसा लक्षित अधिनियम 2011, वो सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कमेटी में उसने बनाया है। वो क्या है, यदि कोई झगड़ा हो जाता है, दंगा हो जाता है और उसमें कोई हिंदू भी मर जाता है तो मुसलमान दोषी नहीं होगा, उसमें हिंदू ही दोषी माना जाएगा। दंगे के तहत महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाए कर देते हैं मुस्लिम, तो उसमें मुस्लिम दोषी नहीं हुआ, उसमें महिला ही, हिंदू महिला ही अपराधी होगी। ऐसे अनेक प्रावधान किए, यानी कुछ भी अपराध कर देगा तो मुस्लिम दोषी नहीं, वो केवल हिंदू दोषी होगा। ऐसा एक कानून लाने का षड्यंत्र चल रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, संघ, बजरंग दल, अन्य भी जितने देशभक्त संगठन हैं, उनके विरोध के कारण ये ला नहीं पाए और इनका दुर्भाग्य कहूं, हमारा सौभाग्य कहूं कि वो सरकार की चली गई। अन्यथा ये सोच रहे थे कि ऐसा कानून लाने के बाद हम तो अजरमत हो जाएंगे और जो ये राष्ट्रवादी ताकतें चकनाचूर हो जाएगी, कि नाम नहीं लेगी राष्ट्रता का। इसलिए इस देश को कुचलने का जो षड्यंत्र चल रहा था
वो नाकाम हो गया है। अभी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भारत को तोड़ने वाले लोग, देश के दुश्मन, जिन्होंने बांग्लादेश की 3 बीघा जमीन बेच दी है, जिन्होंने धारा 370 का लगातार समर्थन किया और हटाने पर कहा कि हम चीन से मिलकर के धारा 370 वापस लाएंगे, ऐसे लोग यात्रा कर रहे थे, हम भारत छोड़ेंगे। ये कॉमेडी है। सर, आपने बहुत सही चीज कही और इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। दूसरी चीज है कि जब वक्फ बोर्ड या वक्फ एक्ट कांग्रेस लेकर के आती है या फिर कांग्रेस ये लक्षित दंगा निरोधी कानून लेकर के आती है, तो साफ साफ दिख रहा है कि इसमें हिंदू ही घिरेगा। अब मेरा सवाल पे आता हूं कि जब इतना सब कुछ साफ आंखों से, खुली आंखों से दिख रहा है, उसके बावजूद बहुत सारे हिंदू कांग्रेस को अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखो, वो सोए हुए, उनकी आंखें बंद है, स्वार्थी, लोभी, देश से उनको कोई लेना देना नहीं, केवल सत्ता की लालच में चिपके हुए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, निवेदन भी करना चाहता हूं कि समय रहते समझ जाइए, इस भारत माता के साथ धोखाधड़ी ना करें, नहीं तो इस भारत माता पर ज्वालामुखी भी आती है, ज्वार भाटा भी आता है, भूकंप भी आता है और ये सब सर्वनाश कर देंगे। पिछले ज्यादा दिनों की कांग्रेस अब नहीं है और इस देश पर अब अधिक दिनों तक गद्दारी नहीं चल सकती कि भारत माता स्वयं इसको अपने पे समा करके समाप्त कर देगी। जी सर, आज की मुलाकात का एक आखिरी सवाल लेकर के मैं आपसे वो करूंगा कि जैसे राजस्थान की बात करें या पूरे देश की बात करें, अंग्रेजों के समय में डिवाइड एंड रूल था, वही पॉलिसी कांग्रेस ने लागू करी, जातिगत भेदभाव ला करके और आपस में लड़ा दिया, उसी का फायदा लेते रहे और राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। अब दुर्भाग्य कहें या जो भी कहें, लेकिन राजस्थान में भी ये बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो जहां पे जातिगत राजनीति बहुत ज्यादा है और आप एक दलित चेहरा और बड़ा चेहरा हैं, तो आने वाले आम चुनाव में आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूं और जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है उसको मैं उसी तरह से बढ़ाने का प्रयास करूंगा जिस प्रकार से भगवान राम लंका जाना चाहते थे और नल नील एक रास्ता बनाया था, उसमें गिलहरी का भी योगदान था। उसी प्रकार का मेरा भी योगदान भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने में रहेगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों को अभी हमने मुलाकात कराई मदन दिलावर जी से, जो रामगंज मंडी कोटा से विधायक हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निष्पक्ष, बेबाक और सच्ची खबरों की बात, बुलंद। नमस्कार साथियों, मैं जगदीश खट्टिक डी लाइव न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज 31 अक्टूबर और कल 1 अक्टूबर हमारे बागड़ अंचल के लिए एक विशेष होने वाला है, क्योंकि एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज अहमदाबाद से उदयपुर अप और डाउन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इस अंचल के व्यापारियों के आवागमन व माल ढुलाई आसान करके व्यापार में मुनाफा बढ़ाने का अवसर देंगे। वहीं कल ऐतिहासिक महत्व रखने वाले मानगढ़ धाम को एक नई पहचान देकर सनातन संस्कृति प्रेमियों को अपने अस्तित्व पर गर्व करने का भी अवसर प्रदान करने वाले हैं। इसे विशेष मौके पर भाजपा नेताओं का पहुंचना स्वाभाविक हो जाता है और इसी क्रम में मोदी और योगी के चहेते कहे जाने वाले जनप्रिय नेता मदन दिलावर से हमारी एक खास मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने अपने अंदाज में स्पष्ट संदेश देते हुए अपना व पार्टी का रुख साफ कर दिया है। भाजपा के कद्दावर नेता व रामगंज मंडी कोटा से विधायक मदन दिलावर ने कांग्रेस व सत्ता व व्यक्तिगत स्वार्थ के लोभ में चाटुकारिता कर रहे हिंदुओं को आड़े हाथों लिया है। आइए देखते हैं एक खास मुलाकात। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, राम राम। हमारे डूंगरपुर के लिए और डी लाइव न्यूज के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि मदन दिलावर जी, जो कि
कोटा रामगंज मंडी से विधायक हैं और भाजपा के प्रदेश महामंत्री हैं। बहुत बड़ा दायित्व